Hello everyone, today we are going to continue our chapter Agriculture of Class 10 Geography. In this lecture, we are going to continue our topic Major Crops. पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था? पिछले लेक्चर में हमने राइस, वीट एंड मिलेट तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मेज से। मेज मेज जिसे कि हम मक्का भी कहते हैं हिंदी में। तो मेज इज़ यूज्ड एज बोथ फूड एंड फॉडर। जो मेज़ है उसे फूड और फॉडर दोनों की तरह यूज़ किया जाता है। फूड यानी कि हमारे खाने के लिए भी, और उसी के साथ में फॉडर यानी कि पशुओं के लिए चारे के रूप में भी मेज़ का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में मेज इज़ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोज वेल इन एलुवियल सॉइल। अब क्या है कि मेज़ एक खरीफ क्रॉप है और इसको 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और उसके साथ में क्या है कि एलुवियल सॉइल में ये अच्छे से ग्रो होता है। मींस बेस्ट सॉइल मेज़ के लिए कौन सी होती है? बेस्ट सॉइल मेज़ के लिए होती है एलुवियल। उसके बाद में हमें दे रखा है कि इन स्टेट लाइक बिहार इट इज़ ऑल्सो ग्रोन एज रबी क्रॉप। अब हमने ऊपर पढ़ा है कि मेज़ क्या है? एक खरीफ क्रॉप है, लेकिन कुछ स्टेट्स में जैसे कि बिहार, इसमें रबी की खरीफ की जगह यहाँ पे मेज़ को रबी क्रॉप की तरह भी उगाया जाता है, यानी कि रबी सीजन में भी उगाया जाता है। उसके बाद में यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट लाइक HYV सीड्स यानी कि हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, और उसी के साथ में फर्टिलाइज़र एंड इरिगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मेज़। अब क्या है कि जो HYV सीड्स हैं, उसके साथ में फर्टिलाइज़र और इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, इन सभी ने मिलकर क्या किया है कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दिया है मेज़ की। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। अब हमें ये जो मेजर स्टेट्स दे रखे हैं जहाँ पर मेज़ उगाया जाता है, कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड MP यानी कि मध्य प्रदेश। अब हम बात करने वाले हैं पल्सिस के बारे में। पल्सिस यानी कि दालों के बारे में। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सिस इन वर्ल्ड। इंडिया क्या है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। प्रोडक्शन पल्सिस की सबसे ज़्यादा इंडिया में होती है और कंजम्पशन भी इंडिया में ही होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा उगाई भी इंडिया में जाती है पल्सिस, और खाई भी इंडिया में ही जाती है। उसके बाद में दीज आर मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट। अब क्या है कि जो पल्सिस है वो मेजर सोर्स है प्रोटीन का। हमारी जो वेजिटेरियन डाइट होती है उसमें मेनली जो मेजर सोर्स होता है प्रोटीन का वो पल्सिस ही होती हैं। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेजर पल्सिस ग्रोन इन इंडिया आर तुर, तुर यानी कि अरहर, उसके बाद में उड़द, उसके बाद में मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। ये हमें मेजर पल्सिस के नाम दे रखे हैं यहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पल्सिस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। जो पल्सिस होते हैं यानी कि दालें होती हैं, उनमें क्या होता है कि लेस मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती, उसी के साथ में ड्राई कंडीशन में ये सर्वाइव कर जाती हैं। के बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑल दिस क्रॉप एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सोइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर बिकॉज ऑफ विच इट इज़ ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप। अब क्या है कि अरहर को छोड़कर जितनी भी पल्सिस है वो सभी हेल्प करती हैं रिस्टोर करने में सोइल फर्टिलिटी को, यानी कि ये फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि इनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को एयर में से लेकर सोइल में फिक्स करते हैं, जिससे कि फर्टिलिटी बनी रहती है सोइल की। इसीलिए क्या होता है कि इनको दूसरे क्रॉप्स के रोटेशन में पल्सिस उगाई जाती है। उसके बाद में मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया के कौन से हैं? MP, UP, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। उसके बाद में अब हम डिस्कस करने वाले हैं शुगर केन के बारे में। तो शुगर केन क्या है? इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। शुगर केन ट्रॉपिकल और उसी के साथ में सब ट्रॉपिकल एरियाज में उगाया जाता है। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद टेम्परेचर 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड एनुअल रेनफॉल 75 टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बता रखा है कि जो शुगर केन है वो कहाँ पे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में बहुत अच्छे से ग्रो होता है, और इसको टेम्परेचर चाहिए 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस, और उसी के साथ में जो रेनफॉल एनुअल रेनफॉल कितनी चाहिए? 75 टू 100 सेंटीमीटर।
उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैन बी ग्रोन ऑन वेराइटी ऑफ सोयल एंड नीड मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। अब क्या है कि ये बहुत से टाइप की सोयल में उगाया जा सकता है शुगर केन, और इसी के साथ में क्या होता है कि मैनुअल लेबर की, यानी कि जो हम इंसानों के लेबर की ज़रूरत होती है, यहाँ पे टेक्निक्स का कम यूज़ किया जाता है, मशीनरीज का कम यूज़ किया जाता है शुगर केन के कल्टीवेशन में। अब यहाँ पे क्या होता है कि सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक मैनुअल लेबर की ही ज़रूरत होती है। जो मशीनरीज होती हैं शुगर केन में, जो मशीनरीज को यूज़ किया जा सकता है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसीलिए मैनुअल लेजर जो मैनुअल लेबर होती है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। उसके बाद में इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राज़ील। अब क्या है कि इंडिया इज़ सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राज़ील। फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे है ब्राज़ील, और उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेन सोर्स ऑफ शुगर जैगरी खंडसरी एंड मोलेसिस। अब क्या है कि शुगर रॉ मटेरियल है बहुत सी चीज़ों के लिए, जैसे कि शुगर, जैगरी, जैगरी यानी कि गुड़, और उसी के साथ में खंडसरी एंड मोलेसिस के लिए भी। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। अब हम बात करने वाले हैं ऑयल सीड्स के बारे में। ऑयल सीड्स क्या होते हैं, जितने भी सीड्स जिनसे हम जो वेजिटेबल ऑयल कह सकते हैं या फिर और भी चीज़ों में ऑयल का यूज़ किया जाता है, उन सीड्स की बात करेंगे जिनसे ऑयल मिलता हो हमें। तो वो सीड्स कौन से होते हैं, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, उसके बाद में मस्टर्ड, कोकोनट, सीसमम, सोयाबीन, कस्टर्ड सीड, उसके बाद में कॉटन सीड, लिन सीड एंड सनफ्लावर। ये क्या है कि ऑयल सीड्स के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में ऑयल सीड्स कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ऑयल सीड यूज़ किए जाते हैं एज ए रॉ मटेरियल इन प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट। अब क्या है कि जो ऑयल सीड का सिर्फ वेजिटेबल ऑयल के लिए यूज़ नहीं किया जाता, इनका यूज़ सोप बनाने के लिए या फिर कॉस्मेटिक्स या ऑइंटमेंट्स में भी यूज़ किया जाता है। और इसके बाद में ग्राउंडनट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड ऑयल सीड ऑफ आर कंट्री। अब हम जानेंगे ग्राउंडनट के बारे में। तो ग्राउंडनट क्या है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑयल सीड ऑफ आर कंट्री, सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट की प्रोडक्शन की जाती है इंडिया में। उसके बाद में अब इंडिया में बताया गया, ये वर्ल्ड के लेवल में इंटरनेशनली नहीं बताया कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। यहाँ पे बता रखा है कि इंडिया में जितने भी ऑयल सीड होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्राउंडनट के लिए कि ग्राउंडनट इज़ ए खरीफ क्रॉप एंड गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोड बाय राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। जो ग्राउंडनट है वो एक खरीफ क्रॉप है और गुजरात इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उसके बाद में राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश भी मेजर प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट के। उसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि हमारे ऑयल सीड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो वो क्या है, लिनसीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप। अब क्या है कि लिनसीड और मस्टर्ड क्या है, रबी क्रॉप है। उसके बाद में सीसमम इज़ अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। जो सीसमम होता है उसे क्या करते हैं कि खरीफ क्रॉप के तौर पे उगाया जाता है नॉर्थ में, और साउथ इंडिया में क्या होता है, इसे रबी क्रॉप यानी कि रबी सीजन में उगाया जाता है। उसके बाद में हमारा थर्ड पॉइंट है कस्टर्ड सीड इज़ ग्रोन बोथ एज रबी एज वेल एज खरीफ। अब क्या होता है कि जो कस्टर्ड सीड होता है उन्हें हम रबी एज वेल एज खरीफ क्रॉप दोनों में उगाते हैं। उसके बाद में इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ग्राउंडनट के लिए एक और पॉइंट है हमारे पास कि इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। चाइना इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट। उसके बाद में इन रेपसीड प्रोडक्शन इंडिया वॉज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर कनाडा एंड चाइना। कनाडा और चाइना के बाद में थर्ड नंबर पे रेपसीड की प्रोडक्शन में कौन आता है, इंडिया आता है। उसके बाद में ऑयल सीड कवर अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ इंडिया। ऑयल सीड क्या करते हैं, टोटल क्रॉप्ड एरिया में से 12% एरिया ऑयल सीड कवर करते हैं। इसके बाद में अब हम डिस्कस करने वाले हैं टी के बारे में। तो टी क्या होता है, टी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। टी एग्जाम्पल है किसका, प्लांटेशन क्रॉप। और प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है, प्लांटेशन क्रॉप एक टाइप है कमर्शियल क्रॉप का। इम्पोर्टेंट बीवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय ब्रिटिश। अब क्या है कि टी इंट्रोड्यूस किसके द्वारा की गई थी, ब्रिटिश के द्वारा इंडिया में।
और जो टी है वो क्या है, एक इम्पोर्टेंट बीवरेज क्रॉप है। बीवरेज का मीनिंग क्या होता है, पेय पदार्थ, और बीवरेज क्रॉप यानी कि जो पीने के लिए क्रॉप उगाई जाए उसे हम कहते हैं बीवरेज क्रॉप। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि द क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस आर नोन एज बीवरेज क्रॉप। और बीवरेज क्रॉप का एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं हम। बीवरेज क्रॉप का एक और एग्जांपल रहेगा कॉफ़ी। कॉफ़ी और इनमें टी में सिमिलरिटीज़ होती है कुछ, जैसे कि जो टी और कॉफ़ी दोनों ही प्लांटेशन क्रॉप हैं। उसके बाद में टी और कॉफ़ी दोनों बीवरेज क्रॉप हैं, और दोनों ही क्या होते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो किए जाते हैं। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंडोव्ड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सोयल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। अब क्या कह रखा है कि जो टी है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में बहुत अच्छी होती है, और उसी के साथ में क्या है कि फर्टाइल सोयल होनी चाहिए विद और वेल ड्रेन्ड सोयल होनी चाहिए, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस में रिच होनी चाहिए सोयल। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है टी बुशेस रिक्वायर वार्म मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे मॉइस्ट के बाद में यहाँ पे आएगा फ्रोस्ट फ्री, यानी कि जो टी होता है, टी की क्रॉप में क्या होता है कि वार्म क्लाइमेट चाहिए, यानी कि गर्म क्लाइमेट चाहिए, उसी के साथ में मॉइस्ट यानी कि वेट एनवायरनमेंट होनी चाहिए, और उसी के साथ में फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए, वार्म होना चाहिए और मॉइस्ट होना चाहिए। मॉइस्ट से क्या मतलब है कि फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए थ्रू आउट द ईयर, यानी कि बारिश थोड़ी थोड़ी शावर्स बारिश की क्या होनी चाहिए, थ्रू आउट द ईयर चलने चाहिए, लेकिन फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए। उसके बाद में टी रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। टी क्या है, टी में हमें रिक्वायर होता है अबंडेंट यानी कि प्लेंटी ऑफ, यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में हमें लेबर की ज़रूरत होती है। उसके साथ में चीप लेबर की ज़रूरत होती है जो कि सस्ते में काम करे, और उसी के साथ में स्किल्ड। अब क्या है कि ऐसे ही हर एक व्यक्ति को यहाँ पे हम टी के एक कल्टीवेशन में लेबर बना कर नहीं ले जा सकते, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है टी क्रॉपिंग में। अब क्या होता है कि अबंडेंट एंड चीप स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम जो टी है इसको लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री भी कहते हैं। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है वो है कि टी इज़ प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। अब क्या होता है कि जहाँ पर टी गार्डन्स होते हैं वहीं पर इंडस्ट्रीज सेटअप कर दी जाती है जो कि लीव से टी को प्रोसेस करेंगी, हमारे पीने के लिए उसको रेडी करती हैं। तो इसमें ऐसा क्यों किया जाता है, टी गार्डन्स के पास ही इंडस्ट्रीज सेटअप क्यों की जाती है, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो टी की फ्रेशनेस है उसको बरकरार रख सके, उसको बनाए रखें। ऐसा ना हो कि जब तक जो लीव्स टी लीव्स हमने प्लक किए हैं वो इंडस्ट्री तक ले जाएं उससे पहले ही वो मुरझा जाए या फिर सूख जाए। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर। अब यहाँ पे हमें मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में बता रखा है, वो है असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपैगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। और उसके बाद में हमारा जो लास्ट पॉइंट है टी के लिए वो है इंडिया इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। अब क्या है कि इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर है प्रोडक्शन ऑफ टी और उसके साथ में एक्सपोर्टिंग में, कि इंडिया प्रोड्यूस भी सबसे ज़्यादा करती है और उसके बाद में एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा करती है टी वर्ल्ड में। उसके बाद में अब हम डिस्कस करेंगे कॉफ़ी के बारे में। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 4% ऑफ वर्ल्ड्स कॉफ़ी। जितनी वर्ल्ड में कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है उसमें से 4% कंट्रीब्यूशन किसका होता है, इंडिया का होता है। उसके बाद में इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। अब क्या है कि ये जो 4% कॉफ़ी हम इंडिया में ग्रो करते हैं ये किसके लिए जानी जाती है, ये इस कॉफ़ी की गुड क्वालिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। हमारी जो इंडिया की कॉफ़ी है वो अपनी गुड क्वालिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। उसके बाद में द अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रोट फ्रॉम येमन इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब क्या है कि जो हमारी कॉफ़ी की वैरायटी है वो कौन सी वैरायटी है, ये है अरेबिका वैरायटी। और ये कहाँ से लाई गई थी, ये एक कंट्री है येमन, वहाँ से लाई गई थी इंडिया में। उसके बाद में द वैरायटी इज़ ऑफ ग्रेट डिमांड इन द वर्ल्ड। अब ये जो अरेबिका वैरायटी है ये बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड की वैरायटी है, इस वैरायटी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इट्स कल्टीवेशन वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुडान हिल्स एंड इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज़ कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु।
अब हमें बता रखा है कि इसकी कल्टीवेशन सबसे पहले कहाँ पे की गई थी, बाबा भूटान हिल्स में की गई थी। और उसके बाद में अब यहाँ पे जो बता रखा है प्रेजेंट टाइम का कि कहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है कॉफ़ी की इंडिया में, नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये रीजंस बता रखे हैं हमें जहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है कॉफ़ी की आज भी, नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। और सबसे पहले कहाँ पर की गई थी इंडिया में कल्टीवेशन कॉफ़ी की, वो है बाबा भूटान हिल्स। अब हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। हॉर्टिकल्चर क्रॉप यानी कि जो फ्रूट क्रॉप या फिर वेजिटेबल क्रॉप होते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। सबसे पहले हमारा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया इज़ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। अब क्या होता है कि जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं उन फ्रूट्स के साथ में इंडिया क्या है कि टेम्परेट फ्रूट्स दोनों टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, इन दोनों ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों रीजन के फ्रूट्स को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रूट्स इन ग्रेट डिमांड। हमारे फ्रूट्स के बारे में बताया गया है जो कि ग्रेट डिमांड में रहते हैं। तो मैंगोस ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ से एक और क्वेश्चन राइज होता है कि मैंगो इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। उसके बाद में नेक्स्ट है ऑरेंजिस ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी। ऑरेंजिस जो नागपुर और चेरापूंजी के ऑरेंजिस है वो भी ग्रेट डिमांड में रहते हैं। तो ऑरेंजिस कहाँ पर मिलते हैं इंडिया में, नागपुर एंड चेरापूंजी। उसके बाद में बनानास के लिए है केरला एंड मिजोरम के जो बनानास है वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उसके बाद में जो उत्तर प्रदेश और जो बिहार है, इसमें उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी और बिहार में गवावा और लीची प्रोड्यूस की जाती है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड में रहती है। उसके बाद में पाइनएप्पल ऑफ मेघालय। उसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं ग्रेप्स की। तो ग्रेप्स क्या है, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं और ये भी ग्रेट डिमांड्स में रहते हैं, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र दोनों में पाए जाते हैं। उसके बाद में एप्पल क्या, एप्पल, पियर एंड एप्रिकोट, वेलनट्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। अब क्या है कि जो एप्पल, पियर, एप्रिकोट एंड वेलनट्स होते हैं ये सभी कहाँ पे मिलते हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया प्रोड्यूसेस 13% ऑफ वर्ल्ड्स वेजिटेबल। जितनी टोटल वेजिटेबल पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूस की जाती है उसका 13% कंट्रीब्यूशन रहता है इंडिया का। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। अब क्या है कि इंडिया एक इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है या फिर हम कह सकते हैं मेजर प्रोड्यूसर है किसका, पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे लिए एक फैक्ट है यहाँ पे कि इंडिया अकाउंट्स टू 10% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रूट प्रोडक्शन। टोटल जो इंडिया जो टोटल वर्ल्ड में प्रोडक्शन होती है फ्रूट की उसमें से 10% कंट्रीब्यूशन किसका रहता है, इंडिया का। यानी कि 10% पूरे वर्ल्ड में से जितना भी फ्रूट उगाया जाता है उसमें से 10% फ्रूट इंडिया में उगाए जाते हैं। इसके बाद में अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्रॉप के बारे में जो कि है रबर। रबर क्या है, एक नॉन फूड क्रॉप है। इसके बाद में इट इज़ एन इक्विलेटरल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। अब क्या होता है कि जो रबर है इक्विलेटरल क्रॉप है यानी कि इक्वेटर के पास का जो एरियाज होता है वहाँ पे उगाई जाती है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस क्रिएट करने के बाद में क्या होता है कि ये ग्रो हो जाती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी। उसके बाद में रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या बता रखा है कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर होना चाहिए और उसी के साथ में मोर देन 200 यानी कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की ही रेनफॉल होनी चाहिए, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। रबर क्या है कि इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है, इसीलिए क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रीज़ के लिए।
उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड उसके बाद में गारो हिल ऑफ मेघालय। अब हमें जो मेजर प्लेसेस या फिर मेजर एरियाज़ हैं इंडिया के जहाँ पे रबर की प्रोडक्शन होती है वो बता रखे हैं। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं हम, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उसके बाद में गारो हिल ऑफ मेघालय। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया रैंक्स फिफ्थ अमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर। उसके बाद में इंडिया क्या है, फिफ्थ रैंक में है टोटल वर्ल्ड में, जिसमें कि नेचुरल प्रोड्यूसर में, यानी कि नेचुरल रबर प्रोड्यूसर में इंडिया फिफ्थ पोजीशन पर है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे कंज्यूमशन ऑफ नेचुरल रबर, यानी कि नेचुरल रबर के कहाँ कहाँ कंज्यूम किया जाता है नेचुरल रबर को। तो ये कहाँ किया जाता है, ऑटो टायर एंड ट्यूब्स, यानी कि टायर एंड ट्यूब्स के लिए, उसके बाद में साइकिल टायर एंड ट्यूब, उसके बाद में कैमल बैग के लिए, उसके बाद में फुटवियर, बेल्ट एंड होसेस, लेटेक्स फोम, उसके बाद में डिप्ड गुड्स एंड अदर्स। और भी बहुत सारे होते हैं, ये सिर्फ हमने कुछ एक डिस्कस किए हैं। इसके बाद में अब हम डिस्कस करने वाले हैं फाइबर क्रॉप्स के बारे में, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। फाइबर क्रॉप में यहाँ पे फाइबर की स्पेलिंग रहेगी FIBERE, फाइबर क्रॉप। सो कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द फोर मेजर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। अब क्या बता रखा है कि जो मेजर फाइबर क्रॉप इंडिया में ग्रो किए जाते हैं उनके नेम्स दे रखे हैं हमें यहाँ पे। वो कौन से हैं, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द फर्स्ट थ्री आर डिराइव्ड फ्रॉम क्रॉप ग्रोन इन सोयल, यानी कि जो फर्स्ट थ्री हमें फर्स्ट पॉइंट में दे रखे हैं वो कौन से हैं, कॉटन, जूट एंड हेम्प। ये कहाँ से मिलते हैं हमें, ये मिलते हैं कि प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं सोयल में और वहाँ से हमें मिलते हैं कॉटन, जूट एंड हेम्प। वही यहाँ पर दे रखा है कि क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सोयल। उसके बाद में नेक्स्ट है सिल्क। सिल्क कहाँ से मिलता है हमें, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुकन ऑफ सिल्क वॉर्म फेड ऑन ग्रीन लीव्स स्पेशली मलबरी। अब क्या होता है कि मलबरी ट्री होता है, एक सॉफ्ट ट्री होता है जहाँ पर सिल्क वॉर्म रहते हैं और उसी ट्री के लीव्स को खाते हैं। सिल्क वॉर्म मलबरी ट्री के लीव्स को खाते हैं और कुकुन प्रोड्यूस करते हैं। अब कुकुन प्रोड्यूस करते हैं, उसी कुकुन से हमें मिलता है सिल्क। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर, यानी कि जो सिल्क वॉर्म का रियरिंग होता है सिल्क फाइबर की प्रोडक्शन के लिए, जो सिल्क फाइबर की प्रोडक्शन के लिए सिल्क वॉर्म्स का पालन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं। इसके बाद में अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट फाइबर क्रॉप की, वो है कॉटन। तो इट इज़ बिलीव्ड टू बी ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। इंडिया क्या माना जाता है कि इंडिया ओरिजिनल होम है कॉटन प्लांट का, यानी कि सबसे पहले कहाँ पर उगाया गया था कॉटन, इंडिया में। उसके बाद में वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन क्या है, ये जो कॉटन है ये वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल, सबसे मेन रॉ मटेरियल है किसके लिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। उसके बाद में इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का पूरे वर्ल्ड में। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक सोयल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि जो कॉटन है वो डेक्कन प्लेट्यू के ड्रायर पार्ट में जहाँ पे ब्लैक सोयल होती है वहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रो होता है। और कॉटन के लिए जो बेस्ट सोयल होती है वो कौन सी होती है, बेस्ट सोयल होती है कॉटन के लिए ब्लैक सोयल। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर ग्रोथ। अब क्या होता है कि जो कॉटन होता है उसमें टेम्परेचर हाई होना चाहिए, उसके साथ में क्या होता है कि लाइट रेनफॉल यानी कि रेनफॉल कम होनी चाहिए, उसी के साथ में 210 फ्रोस्ट फ्री डेज यानी कि बिल्कुल साफ सुथरा वातावरण होना चाहिए, बिल्कुल साफ वातावरण होना चाहिए और ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए कॉटन की ग्रोथ के लिए। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि खरीफ क्रॉप रिक्वायर्स 8 to 10 मंथ टू मैच्योर। अब क्या है कि कॉटन एक खरीफ क्रॉप है जिसे कि 8 to 10 मंथ लगते हैं प्रिपेयर होने में, सो करने के बाद में हार्वेस्ट करने तक कितना टाइम लग जाता है, 8 to 10 मंथ। उसके बाद में महाराष्ट्र, गुजरात, MP, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, UP आर द मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स।
अब हमें मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में बता रखा है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम उन स्टेट्स को। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, कर्नाटका, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, टीएन यानी कि तमिलनाडु, उसके बाद में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। इसके बाद में अब हम डिस्कस करेंगे हमारे लास्ट क्रॉप को, जो कि है जूट क्रॉप। जूट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। गोल्डन फाइबर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जूट का कलर होता है वो गोल्डन कलर होता है। इसके बाद में इट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सोयल इन फ्लड प्लेन्स वेयर द सोयल आर रिन्यूड एवरी टाइम। अब हमें बता रखा है कि जूट की क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बता रखा है। जूट कहाँ पे ग्रो होता है? वेल ड्रेन्ड और फर्टाइल सोइल में ग्रो होता है, और ये फ्लड प्लेन्स में यानी कि उन प्लेन्स में, उस जगह में ग्रो होता है जहाँ पे बार बार फ्लड आती रहती है। फ्लड आने के कारण क्या होता है कि जो सोइल होती है वहाँ की वो हर बार रीन्यू होती जाती है, और उसी एरिया में, उसी सोइल में क्या होता है, जूट बेस्ट ग्रो होता है। उसके बाद में हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। अब क्या होता है, ये सिमिलरिटी होती है कॉटन और जूट में। दोनों में क्या होता है कि ग्रोथ के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जूट में हाई रेनफॉल की भी ज़रूरत होती है। हाई रेनफॉल प्लस में हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। लेकिन इसी के अपोजिट में क्या है कि जो कॉटन क्रॉप है उसमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत तो होती है, लेकिन उसमें लो रेनफॉल की ज़रूरत होती है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। यहाँ पे मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में बता रखा है। वो कौन सी हैं? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। इसके बाद में अब हम बात करेंगे जूट के यूजेस के बारे में। जूट के बहुत से यूजेस होते हैं, जैसे कि इन मेकिंग गनी बैग, मैट, रोप एंड कारपेट एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। उसके बाद में हमारे जो जूट के लिए एक चैलेंज भी है, जूट के सामने एक प्रॉब्लम है जूट के लिए। वो क्या है कि ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर एंड पैकिंग मटेरियल, पर्टिकुलरली द नाइलॉन। अब क्या होता है कि जो जूट की कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसीलिए क्या है कि जूट की मार्केट वैल्यू कम होती जा रही है, और जूट जो कि एक नेचुरल फाइबर है उसकी जगह अब सिंथेटिक फाइबर या फिर हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल फाइबर की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। अब उसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं नायलॉन का। नायलॉन क्या है? एक तो चीपर रहता है यानी कि सस्ता रहता है जूट से, और उसी के साथ में क्या होता है, मजबूत भी रहता है जूट से। इसी कारण से क्या है कि अब सिंथेटिक फाइबर आ गए हैं, जिसकी वजह से जूट जो कि एक नेचुरल फाइबर है वो अपनी जो मार्केट वैल्यू है उसको खोता जा रहा है। सो इसी के साथ में आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। डेट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।